So friends, we have discussed about the important point of oceanography. तो मित्रों, हम लोगों ने समुद्र विज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की है, जिसमें सागर की तली, महासागरीय धाराएं, ज्वार और प्रवाल यानी कोरल्स, इन सब पे बात हम लोगों को करनी है। तो सागर की तली, इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी बातें जब हम लोग इंटीरियर ऑफ अर्थ वाला चैप्टर जब पढ़े थे, सागर अथवा महासागर तली। ओशनिक बॉटम। अब अगर इसे हमें समझना है तो अगर ये ऐसे हम कहते हैं अर्थ सरफेस है, विशाल धरती, और इसकी एक क्रस्ट है जो कहीं थोड़ा मोटी है, ऐसे पतली है, ये है, और ये बीच बीच में जहां क्रस्ट पतली है वो सरफेस वाटर ने, सतही जल ने घेर लिया है। इन्हीं को हम सागर या महासागर कहते हैं। तो ये तो महाद्वीप हो गया। और ये हो गए ओशन। अब यही क्रस्ट है ये। ये रहा। अब इस क्रस्ट के नीचे जो होता है वो है मेंटल। ये सब क्या हिस्सा हो गया? ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट मिला करके इसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, यानी पृथ्वी का लेदर स्किन ऑफ द अर्थ। इसके बाद अगर हम इधर अंदर की ओर और आ जाते हैं तो ये कोर ऑफ अर्थ है। ये कोर हो गया। कोर के लिए आप लोगों ने हिंदी में शब्द लिखा था क्रोड, लिख देते हैं पेपर में कभी कभार, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हिंदी माध्यम के प्रावार और क्रस्ट को भूप पर पट्टी, ये सब चीजें आपने रिवाइज कर ली, उसे अब दोबारा यहां बताने वाले नहीं है। अब कहना क्या है कि जो क्रस्ट हमें दिख रहा है डायग्राम में वो यूनिफॉर्म थिकनेस वाला नहीं है। तो क्रस्ट इज ऑफ द वेरिएबल थिकनेस, समवेयर इट इज more thicker and these parts of the crust are known as continent. लिख लें, क्रस्ट ठोस चट्टानों से निर्मित पृथ्वी का आवरण अथवा त्वचा है, कुछ लोग स्किन भी कहते हैं, त्वचा है। क्रस्ट
is a envelope is an envelope made of solid rock। तो कुछ लोग एनवलप कहते हैं, तो कुछ लोग इसको स्किन भी कहते हैं, और द स्किन of earth made of the solid rock। ये है, बट किंतु यह असमान मोटाई का है। समान मोटाई वाला है। But it is of variable thickness, यानी हर जगह इसकी मोटाई एक समान नहीं है। मोटे भाग महाद्वीप पहले भी आपको बता चुके हैं, तथा पतले भाग महासागर तली कहे जाते हैं। thicker part of the crust are called continents, while thinner are ओशनिक बॉटम। तो जो ओशनोग्राफी है ये वस्तुतः सागर की तली का अध्ययन करती है। लिख ले, ओशनोग्राफी deals with bottom reliefs, sea salinity, movement of water, sea और oceanic water, waves, resources, etc। तो जो समुद्र विज्ञान है वह सागर तली की बनावट, रिलीफ जिसे कहते हैं, सागरीय लवणता, सागरीय जल का परिसंचरण,
मूवमेंट, जैसे करेंट्स हैं, ये सब तरंगें, जैसे टाइड्स हैं, ज्वार वगैरह है, संसाधन इत्यादि का अध्ययन करती है। तो देखा जाए तो मानव स्थलीय प्राणी है, तो मानव को सागर के ज्वार ने सबसे पहले आकर्षित किया होगा। और ये प्राचीन काल में एक ग्रीक स्कॉलर हुए पोसिडोनियस, ग्रेको रोमन स्कॉलर कहते हैं, कई ग्रीक और रोमन स्कॉलर प्राचीन काल में हुए, उन्हें पोसिडोनियस को ज्वार भाटाओं ने उनका ध्यान आकृष्ट किया, तो उन्होंने ज्वार भाटाओं का अध्ययन शुरू कर दिया। इसलिए पोसिडोनियस को समुद्र विज्ञान का जनक कहा जाता है। पोसिडोनियस is considered the father of oceanography। तो उसने सबसे पहले ज्वार भाटाओं के बारे में बताने की कोशिश की थी, जितना उस प्राचीन काल में उनके पास ज्ञान था। तो पोसिडोनियस इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ ओशनोग्राफी। यही ओशनोग्राफी के फादर को, मतलब इन्हीं को फादर माना जाता है। को समुद्र विज्ञान का जनक माना जाता है। तब से लेके विज्ञान ने और तकनीक ने बहुत प्रगति कर ली। तो आज हम लोग सागर तली से इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो जो सागर तली की अगर हम लोग यहाँ बात करें, तो किसी जगह पहुंचे तो ये मान लो कोई महाद्वीप का किनारा है, ये अब सागर तली है। अब महाद्वीप जो होते हैं ज्यादा मोटे होते हैं, तो यहाँ क्रस्ट के दो हिस्से होते हैं। ये हो गया क्रस्ट का ऊपरी भाग, अपर क्रस्ट, और ये क्रस्ट का निचला भाग, जिसे हम निचली क्रस्ट या लोअर क्रस्ट कहते हैं। अब अगर इस पर हम वाटर या पानी भर लें, ये तो अब अगर इन सबको देखा जाए तो ये सागर की एक हमने संरचना जैसी बना ली। ये ऐसे इधर और बना ले तो थोड़ी विजिबिलिटी आपको और क्लियर हो जाएगी। ये कोस्ट यानी तट हो गए, समुद्र तट है। ये सी सरफेस हो गया, और इसके नीचे ये सब यहाँ तली तक ये पानी भरा हुआ है। तो पतला तो है महाद्वीप की तुलना में, लेकिन जो सागर तली भी है वो भी महाद्वीप की सतह की तरह ऊंची नीची है। लिख ले। यद्यपि
सागर तली पतली है किंतु महाद्वीप की तरह विषम है। ये है। Although sea bottom is thin but uneven like the continent. तो कॉन्टिनेंट पर कहाँ ऊंचा नीचा है, तो इसका पता हम लोग लगाते हैं उसकी सी लेवल से हाइट लेते हैं। तो दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग टू सी लेवल। तो महाद्वीप के ऊंचे नीचेपन को हम सी लेवल से पता लगाते हैं, ऊंचाई से। और यहां हम अगर सी लेवल से गहराई देखें तो कहीं पर गहराई बहुत ज्यादा है, कहीं गहराई कम है, कहीं बहुत कम है। तो सी लेवल से गहराई मापी जाती है, और गहराई कम ज्यादा होती है तो इसका मतलब है कि सागर तली ऊंची नीची है। तो सागर तली की विषमता का ज्ञान उसकी गहराई मापन द्वारा किया जाता है। सागर तली विषमता का ज्ञान उसकी गहराई मापन से किया जाता है। सब जगह बराबर गहराई हो जाती तो पता लगता कि सागर की तली एकदम सीधी सपाट फ्लैट है। द अनइवननेस of sea bottom is known by measurement of the depth। तो गहराई मापता कौन है? तो ये ध्वनि तरंगों के परावर्तन पर आधारित यंत्र है, सोनार। सागर तली की गहराई मापन सोनार यंत्र द्वारा किया जाता है। The depth of sea bottom is measured by an instrument called sonar, sound navigation and ranging।
तो SONAR, तो इट बिकम्स सोनार, जो ध्वनि तरंगों के परावर्तन पे जितनी जल्दी टकरा के तली से लौट आई, सागर कम गहरा, जितना ज्यादा वक्त ले लिया सागर उतना ज्यादा गहरा। तो सीधे वेव्स नीचे भेजी जाती है। तो अब उससे जगह जगह मापन किया, तो कहाँ उथली कहाँ गहरी, तो तली की आकृति हमें पता लग गई। और गहराई को जब सी लेवल के नीचे रख दिया, तो विविध गहराई वाले बिंदुओं को जब जोड़ते हैं तो हिप्सोग्राफ बनता है। लिख लें, जब सागर तली के विविध गहराई बिंदुओं को आपस में जोड़कर देखा जाता है, तो इसे हिप्सोग्राफ कहते हैं। ये कहते हैं हिप्सोग्राफ, when the points of various depths at sea bottom or oceanic bottom are connected together, then it is called हिप्सोग्राफ। तब हम इसे हिप्सोग्राफ कहते हैं। हिप्सो मीन्स बिलो द लेवल, जो भी तल है उसके नीचे। तो अगर हम यहां देखें और ये बताना चाहें कि इनमें कौन सी लाइन हिप्सोग्राफ है, तो यहां बहुत कम गहराई है, फिर गहराई बढ़ गई, अधिक गहराई, फिर गहराई कम हुई। तो अब जो हमने ग्रीन लाइन यहां खींच दी, दिस ग्रीन लाइन इज व्हाट, दिस इज हिप्सोग्राफ। तो वह रेखा जो सागर तली को प्रस्तुत करती है, क्या कही जाती है? हिप्सोग्राफ। उसे हम हिप्सोग्राफ कहते हैं। अब हिप्सोग्राफ से हमें गहराई, ढाल इत्यादि पता लग जाते हैं। हिप्सोग्राफ सागर तली के बिंदुओं की गहराई तथा इलाकों यानी क्षेत्रों के ढाल इत्यादि को व्यक्त करता है। हिप्सोग्राफ represents
the depth of points at sea level and slope of the region. तो अब इन ढाल और गहराई के आधार पर सागर तली को विविध आकृतियों में बांटा गया है। गहराई तथा ढाल के आधार पर सागर अथवा महासागर तली को निम्नलिखित आकृतियों में बांटा गया है। The oceanic bottom is identified with various features on the basis of slope and depth of the points. तो अब वो कौन कौन सी जहां सबसे कम गहराई वाला एरिया है वो है कौन कौन से हैं यह आकृतियां निम्नवत। These features oblique reliefs are as follows. Number 1, जल निमग्न तट कुछ लोग कहते हैं महाद्वीपीय छज्जा एक ही नाम इंग्लिश में दिया जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। महाद्वीपीय ढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप महाद्वीपीय उभार कॉन्टिनेंटल राइज महासागरीय कटक ओशनिक रिज। पढ़े थे प्लेट टेक्टोनिक पर जब दो प्लेटें दूर हटती हैं तो मैग्मा आकर के वहां टीलों या छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में कतार में जमा हो जाता है। तो
ओशनिक रिच। महासागरीय द्रोणी, बेसिन कहते हैं हिंदी में, द्रोणी कहते हैं हिंदी में, वैसे बेसिन, तो बेसिन या द्रोणी हिंदी में दोनों लिखे होते हैं। ओशनिक, बेसिन, ये गर्त, महासागरीय गर्त, ओशनिक ट्रेंच, द्वीप, आइलैंड्स, ये। तो अगर ये कहा जाए कि सबसे छिछला भाग जो होता है सागर का, वो बिल्कुल महाद्वीप के किनारे होता है, जैसा कि अभी यहां हम लोगों ने देखा। तो अगर गहराई 100 फैदम, फैदम सागर की गहराई नापने की इकाई है, तो 1 फैदम क्या होता है, तो हम लोगों ने घरों में जो फुट देखा है, इक्वल टू 6 फीट, 6 फुट के बराबर होता है 1 फैदम। और ये लगभग अगर देखा जाए तो ये किसके बराबर हुआ, सेंटीमीटर मीटर में बदलें तो इट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर। यानी जहां गहराई 100 फैदम अर्थात लगभग 200 मीटर से कम होती है, तो इस किनारे के इसी भूभाग को क्या कहा जाएगा, तो यही है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यही महाद्वीपीय छज्जा है। ये हो गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो महाद्वीपीय छज्जा क्या होते हैं, जल निमग्न महाद्वीपीय किनारे, तो अब आप हेडिंग बना सकते हैं, महाद्वीपीय छज्जा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, या आप ये भी कह सकते हैं कि जल निमग्न तट। तो जो महाद्वीपीय छज्जे हैं, तो वो क्या है, महाद्वीप का किनारा जो कि सागरीय जल में से ढके हुए हैं, डूबे हुए हैं। महाद्वीप का किनारा जो सागरीय जल से ढका है तथा इसकी गहराई 100 फैदम से 100 फैदम से कम है, उसे महाद्वीपीय छज्जा कहते हैं। तो ये महाद्वीपीय छज्जा हो गया।
यहां महाद्वीपीय अगर हम छज्जे को देखें तो ये छज्जा यहां से यहां तक चौड़ा है, और यहां चले जाएं, मान लो यहां 100 फैदम की डेप्थ है, तो ये छज्जा बहुत सकरा है। यानी हर जगह महाद्वीपीय छज्जे समान चौड़ाई के नहीं होते। लिख लें, महाद्वीपीय छज्जा या जलनिमग्न तट महाद्वीपीय छज्जे या जलनिमग्न तट अत्यंत मंद ढाल से सागर की ओर झुके होते। द मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट अंडर sea water with the depth not more than 100 fathom are called continental shelf. Continental shelf inclines very gently inclines very gently towards the sea, यानी opposite ward to the continent, बहुत मंद ढाल से झुके होते हैं। कितना होता है इनका झुकाव? The slope of continental shelf may be 0 to 2 degree angle towards the sea. तो सागर की ओर जो इनका ढाल होता है वो 0 से 2 डिग्री के बीच होता है। तो बहुत मंद कोण से ये झुके होते हैं, 0 से 2 डिग्री के बीच इनका ढाल होता है, इतने से झुके होते हैं। और यही जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं, यही विविध प्रकार के महासागरीय संसाधनों की भूमि है। लिख लें, महाद्वीपीय छज्जे ही विविध प्रकार के
महासागरीय संसाधनों का क्षेत्र है कॉन्टिनेंटल शेल्फ are the region of various oceanic resources। तो विविध प्रकार के महासागरीय संसाधन हमें मिलते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल जीवाश्मीय ईंधन, तो फॉसिल फ्यूल्स में पेट्रोलियम ये आएगा यहां महासागर में, जमीन पर कोयला, और यहां नेचुरल गैस। बायोडायवर्सिटी, तो महासागरीय जैव विविधता है वो भी सबसे ज्यादा यही मिलती है, और बायोडायवर्सिटी में यहीं पर हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर ही कोरल्स भी मिलते हैं, प्रवाल भी यहीं मिलते हैं। तो जैसे जीवाश्मीय ईंधन, तो जो जीवाश्मीय ईंधन है वो हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ से मिलता है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब, और जैव विविधता। और जैव विविधता के लिए जो बहुत संपन्न क्षेत्र होते हैं सागर तली पर, वो होते हैं कोरल्स। कोरल्स को ही हम लोग प्रवाल कहते हैं। ये है। और अगर देखा जाए तो सागरीय तरंगों यानी कि सागरीय ऊर्जा, ये सब संसाधन भी हमें यही मिलते हैं। अब बात आती है अगला फीचर जिसे हम लोगों को पढ़ना है। दूसरा जो फीचर बना, महाद्वीपीय ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप, तो ये सागर की ओर होते हैं, महाद्वीपीय छज्जे से झुके हुए, लेकिन इनका जो ढाल होता है वो थोड़ा ज्यादा, और गहराई भी 100 फैथम से ज्यादा होती है। लिखिए, फर्दर seaward extension of continental shelf but with greater slope and depth। तो जब सागरीय छज्जा सागर की ओर अधिक तीव्र ढाल और गहराई से झुक जाए, यदि महासागरीय छज्जा
अधिक तीव्र ढाल तथा गहराई से सागर की ओर झुकता है, तो इसे महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। तो अगर गहराई 100 फैदम से ज्यादा हो जाए और स्लोप 2 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो इसे हम कॉन्टिनेंटल स्लोप कह देंगे। इफ द डेप्थ becomes more than 100 fathom and slope more than 2 degree, then it is called continental slope. Now, the third, continental rise, महाद्वीपीय उभार, तो जो महाद्वीपीय उभार है वो क्या है? The last margin of continent with steepest slope to touch the oceanic bottom, touch the oceanic basin. तो सागरीय द्रोणी को स्पर्श करने के लिए महाद्वीप का जल निमग्न अंतिम किनारा जो तीव्रतम ढाल से थोड़ा बहुत नहीं, झुका होता है, महाद्वीपीय उभार कहा जाता है। उसी को महाद्वीपीय उभार कह देते हैं। तो अगर हम लोग अब डायग्राम में देखें तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया जो हमने रेड लाइन से दिखाया, और ये इतना जो ऑरेंज से दिखा रहे हैं ये स्लोप हो गया। और जब ये स्टीपर साइड के साथ ये जब ऐसे मुड़ा नीचे की ओर तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसी को हम क्या कहेंगे?
कॉन्टिनेंटल राइज, यानी सागर की तली से जब आप इस पर जाएंगे इधर की ओर तो बहुत तेजी से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। तो यही है कॉन्टिनेंटल राइज, ये है उभार। तो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3. तो सक्सेसिवली द डेप्थ एंड स्लोप increases away from the coastline. तो जैसे जैसे तटरेखा से हम दूर सागर की ओर जाते हैं, अवे फ्रॉम द कोस्टलाइन डीप इनटू सी, द डेप्थ एंड स्लोप इंक्रीजेस सक्सेसिवली, ढाल और गहराई धीरे धीरे बढ़ती है। सो द फर्स्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द लीस्ट डेप्थ एंड द मोस्ट जेंटल स्लोप इज नोन एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, and a slight rise into the depth and slope, then the name of the continental shelf is changed and it becomes the continental slope. The further sudden rise into depth and slope is known as the continental rise. So these are the 3 steps. If you are coming out of the sea water, अगर आप सागरी जल से, this is the oceanic basin, ये है महासागरीय द्रोणी, और यही है लोअर क्रस्ट। तो यहां तक तो अपर क्रस्ट पतली होकर किनारा बना दे रही है। ये नहीं कि सीधी यहीं से अपर क्रस्ट खत्म हो जाएगी, अपर क्रस्ट का ये विस्तार है यहां तक। यहां अगर हम कह दें तो ये अपर क्रस्ट काफी कम है। इसके जो नीचे है ये हिस्सा, ये सब हिस्सा लोअर क्रस्ट का है। Now the things are being further easier with the help of the diagram. अब सागर की तली में ये एक यहाँ टीला जैसा बना होता है जिसे हम रिज कहते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ भी रखा है कि अगर हम इसे कह दें कि ये क्या है, ऐसे ये प्लेट किनारा है कोई, और इधर भी कोई एक प्लेट किनारा है। अगर ये दोनों प्लेट किनारे एक दूसरे से दूर जाएं, इफ द बोथ प्लेट मार्जिन्स आर मूविंग अपार्ट टू ईच अदर, देन द अंडरलाइंग मैग्मा विल गेट एक्सपोज्ड। तो नीचे पड़ा हुआ ये मैग्मा खुल जाएगा, and this magma will move upward. The slow cooling of this magma, upwelled magma, will make what the ridge. इसी रिज को हिंदी में हम लोग कटक कहते हैं। तो सागर तली में अपसारी प्लेट सीमांतों के कारण कटक का निर्माण होता है, और ये विस्तारशील सागरों की पहचान है। तो नेक्स्ट जो फीचर है, फोर्थ, महाद्वीपीय महासागरीय कटक। ओशनिक रिज, तो क्या होते हैं महासागरीय कटक? सागर तली पर अपसरण, तली पर अपसारी
प्लेट सीमांतों के कारण हुए लावा उद्गार से बनी उच्च आकृतियां ही कटक है या महासागरीय कटक है। The elevated features at sea bottom due to लावा और मैग्मा upwelling at divergent plate margins are called ridge। ये तो रिज पर गहराई कम होती है। कटक सागरीय विस्तार का प्रमाण है। ridges are the evidence of seafloor expansion। उसका ये एविडेंस है। तो जिस सागर या महासागर में कटक फैला हुआ है तो इसका मतलब वो विस्तारशील है। तो मिड अटलांटिक रिज बताता है कि अटलांटिक महासागर फैल रहा है। मिड इंडियन ओशनिक रिज बताता है कि हिंद महासागर फैल रहा है। मध्य अटलांटिक कटक तथा मध्य हिंद महासागरीय कटक दोनों महासागरों, दो महासागर अटलांटिक और हिंद के विस्तारशीलता फैल रहे का प्रमाण है। मिड अटलांटिक रिज and mid Indian oceanic ridge are the evidence of spreading sea floors of
the two concerned ocean, तो दोनों संबंधित महासागरों के क्षेत्र जो है वो फैल रहे हैं। अब बात आती है व्हाट इज ओशनिक बेसिन, महासागरीय द्रोणी। अब जो कि टेक्टोनिक पढ़े थे एक बार, तो ये आसानी से हम लोग समझते जा रहे हैं। ओशनिक बेसिन ओशनिक बेसिन, तो ओशनिक बेसिन किसके बीच हो गया? तो इधर कॉन्टिनेंटल राइज है और इधर ओशनिक रिज है। ये और ये यहां से पानी भरा हुआ है, तो ये क्या है? राइज है, कॉन्टिनेंटल राइज, और ये क्या है? रिज है। तो बीच में ये जो कटोरे नुमा आकृति है, इसी कटोरे नुमा आकृति को ही ओशनिक बेसिन कहते हैं। ये लिख लो, सागर तली पर महाद्वीपीय उभार तथा महासागरीय कटक के बीच स्थित अवतल संरचना ही महासागरीय द्रोणी है। द कॉनकेव फीचर, अवतल आकृति या संरचना, आकृति भी कह सकते हैं इसको, कॉनकेव फीचर बिटवीन कॉन्टिनेंटल राइज एंड ओशनिक रिज called oceanic basin। महासागरीय द्रोणी इसको कह देते हैं। कभी कभार दो कटकों के बीच के क्षेत्र को भी महासागरीय द्रोणी कहा जाता है। तो अब ये स्थिति बन गई। अगला जो अगर हम फीचर यहां देखें तो कौन सा बचता है, कौन कौन से फीचर हो गए? तो यहां तक हम लोगों ने अब गर्त, तो जब किसी सागर तली पर एक प्लेट सीमांत दूसरे प्लेट सीमांत के नीचे मुड़कर जाता है तो गर्त का निर्माण होता है। ओशनिक ट्रेंच
महासागरीय द्रोणी क्या है, लिख ले महासागरीय द्रोणी का निर्माण। तो ये अगर कोई सागरीय प्लेट है और इस सागरीय प्लेट का ये दूसरे प्लेट सीमांत या कॉन्टिनेंटल प्लेट मार्जिन से ये कन्वर्जेंस अगर हो रहा है, मान लो या ये लड़ती हुई इसके नीचे जा रही है या ये इससे इस पर ओवरराइड करने की कोशिश कर रही है। कहाँ स्थित है? सागर में। तो सागर की तली पर ये अत्यंत गहरा गर्त या बिंदु बन जाता है। इसी को हम ट्रेंच यानी टी से दिखा सकते हैं। ये तो जो दिखा वही लिख भी सकते हैं। सागर तली पर प्लेट सीमांत का मुड़कर नीचे जाने से बना गर्त महासागरीय गर्त कहलाता है। द ट्रेंच oblique pit formed at sea bottom due to downward bending of the plate margin। यानी कटक और गर्त प्लेट गतियों से संबंधित बनी आकृतियां हैं। डाउनवर्ड बेंडिंग ऑफ प्लेट मार्जिन, तो वो उनसे तो गर्त के लिए प्लेटों का अपसरण जरूरी है, अभिसरण जरूरी है। लिख ले, गर्त निर्माण के लिए सागर तली पर प्लेट सीमांत अभिसरण उत्तरदायी है। Convergent plate margins are responsible, इन्हीं के बिना नहीं बनता, for trench formation at sea bottom। तो जो सागर सिकुड़ रहे होते हैं उनमें गर्तों की संख्या अधिक होती है। सागर तलियां जो संकुचनशील हैं
वहीं अधिक गर्त पाए जाते हैं। जैसे प्रशांत महासागर, the sea bottoms which are contracting have more number of the trenches for example Pacific Ocean. Now the islands, द्वीप, जानते हैं जो चारों ओर जल से घिरा हो सागर में द्वीप। तो द्वीप को उनके निर्माण के आधार पर हम 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। महाद्वीपीय द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप, और प्रवाल द्वीप। तीन तरीके से बनते हैं, कॉन्टिनेंटल आइलैंड, वोल्केनिक आइलैंड एंड कोरल आइलैंड। इन लोगों को अब एक एक महासागर पर इन तलियों का हम लोग मैप पर अध्ययन करेंगे और क्वेश्चन और उन चीजों को पढ़ेंगे, तो ये बात इजियर हो जाएगा। और इस सबको पढ़ने के बाद हम लोग सीधे इंडियन मैप और उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर देंगे। सो फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट। तो आज के लिए ये इतना काफी है। तो सागर तली को आप अपने एनसीईआरटी से पढ़ें, उसको देखें, समझें, एटलस है ही। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ चौड़ा है या कहाँ सकरा है, तो इस पर भी आप समझ सकते हैं। तो कोई भी महाद्वीप का अगर आप फिजिकल मैप ले लें और उसको जूम करके देखें, तो अब हमने इसको जूम कर लिया और जूम करने के बाद में अगर हम यहां आ जाएं तो ये पूर्वी तट है। यहां ज्यादा गहरा नीला पानी है, डार्क सैलो। चलते चले जाएं इसके नीचे, यहाँ और ये जो व्हाइट सा है यही कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। जहां डार्क ब्लू है मतलब वो गहरा है, वो कॉन्टिनेंटल स्लोप और राइज होंगे। यहाँ चलते चले जाएंगे, ये व्हाइट सा मिसिसिपी के ये सभी कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं, ये व्हाइट कलर सा ये सब। अब ऐसे ही अगर यहां जा रहे हैं तो पश्चिमी तट पर भी हमें यहाँ बहुत कम चौड़े वाला हल्का सफेद पानी मिला। ब्लू, डीप ब्लू वाटर बिल्कुल किनारे तक है। जबकि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ज्यादा ऊंचे पर्वत हैं। तो अगर तटों पर पर्वत या पठार ऊंचे हैं तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत सकरा होगा। और अगर तटों पर मैदान वगैरह है और बहुत कम ऊंचाई के हैं तो फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ चौड़े हो जाते हैं। जैसे मिसिसिपी मिसूरी का ये ग्रीनिश कलर का मैदान हुआ तो कुछ चौड़ाई कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बढ़ गई। तो इन सब चीजों को आप लोग अपने पास एटलस रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करेंगे। तब आपको ये पता लगेगा कि द वेरी सिंपलेस्ट बुक यू पीपल आर कैरिंग and bearing since the 6th class
but had not been properly used till today, and it can play a very decisive role in your selection, that is the atlas. Okay, for today it is over, and wait for the next lecture, but it should be on the atlas and map sheet. All right.